क्लास आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन में हम क्या क्या सीखेंगे। हमें सबसे पहले तो देखना है कि रॉकेट की मोशन कैसे होती है। ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट देखेंगे, फिर वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है रॉकेट का। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देखेंगे जो आपको के लिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉकेट देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि रॉकेट प्रोपल्शन क्या है, और उसके बाद में हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। विद डेरिवेशन मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो बच्चों, रॉकेट की मोशन को समझने के लिए मैं एक डेली लाइफ की एग्जांपल आप लोगों को पहले थोड़ी सी एलैबोरेट करती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रॉकेट की मोशन होती कैसे है। ठीक है, आप फर्ज करिए कि आपके पास एक बैलून है जिसमें कोई लाइट गैस आपने फिल की हुई है, और यहाँ से वो बंद किया हुआ थ्रेड लपेट कर बैलून को। ठीक है, अगर आप थ्रेड खोलें तो जो गैस आपने फिल की हुई है इसके अंदर, इस बैलून के अंदर, वो गैस क्या होगी, यहाँ से इमिट आउट होगी, बाहर निकलेगी। ठीक, जब वो गैस यहाँ से बाहर निकलेगी तो गैस बाहर निकलने की वजह से जो बैलून होगा आपका, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ सीधा सीधा कहता है कि अगर आपके पास एक्शन किसी एक डायरेक्शन में जनरेट होता है, जैसे यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा तो अल्टीमेटली अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन जनरेट होगा, और उस रिएक्शन की वजह से जो आपका बैलून है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, रॉकेट भी सिमिलरली मूव करता है। ठीक है, उसमें से गैसेस इमिट आउट होती हैं और अपर डायरेक्शन में मूव करता है। एक तो हो गया ये कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसके मूवमेंट है। ठीक है, दूसरा इस पर एक और फिजिक्स का लॉ वैलिड है जो आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर किसी बॉडी की मूवमेंट के वक्त उसमें कोई मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा बच्चों, तो उतना ही मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो जनरेट होगा। तो अगर डाउनवर्ड गैसेस के इमिट आउट होने से एक मोमेंटम जनरेट हो रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही मोमेंटम जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो है बैलून ऊपर मूव करेगा। रॉकेट की कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, कंस्ट्रक्शन तो डिफरेंट है लेकिन उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर बना देती हूँ रॉकेट आप लोगों के आसानी के लिए। चलो यहाँ बना देती हूँ। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास रॉकेट है, ठीक हो गया। अब बच्चों हमने लिखा कि मोशन ऑफ रॉकेट जो है वो वेरी सिमिलर टू मोशन ऑफ बैलून है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हमें पता चलेगा ये दो प्रिंसिपल पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल। रॉकेट का पहला जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
का वर्किंग प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया बच्चों, मोशन देख ली हमने कैसे ये मूव करता है, अपवर्ड इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। और वो मूवमेंट क्यों होती है, वो गैसेस चूंकि इसमें से एग्जॉस्ट हो रही हैं इसके लोअर एंड से, जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूव करता है। और वो अपवर्ड मूव करता है तो जाहिर बात है वहाँ पर फिजिक्स से कुछ लॉज वैलिड है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल है वो, तो वो ये दो लॉज हैं। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। आपकी बुक में इतना इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कंस्ट्रक्शन को, लेकिन टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कंस्ट्रक्शन को, ठीक हो गया बच्चों। अगर गैसेस इसमें से निकल रही हैं तो जाहिर बात है कि इसका कोई पार्ट होगा ना, कोई आउटलेट होगा जहाँ से गैसेस इमिट आउट हो रही हैं, तो इसका जो एंड वाला पार्ट होता है वहां से गैसेस जो होती हैं बाहर निकलती हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं एग्जॉस्ट नोजल व्हिच हेल्प टू एमिट आउट द गैसेस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखते जाते हैं साथ साथ जो जो चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जॉस्ट नोजल, अगला जो सवाल है वो ये कि अगर गैसेस यहाँ से इमिट आउट हो रही हैं तो वो गैसेस आ कहाँ से रही हैं बच्चों, वो गैसेस आ रही हैं यहाँ से, इस पार्ट से। अब ये कौन सा पार्ट है जहाँ पर कंबस्चन हो रही है, कंबस्चन की वजह से फ्यूल जो भी होगा, जाहिर बात है जिस तरह गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है उस तरह रॉकेट को भी मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए। दो ये वो वाला फ्यूल नहीं है जो गाड़ियों में चाहिए, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन इसको एनर्जी तो चाहिए ना, इसको फ्यूल तो चाहिए मूव करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो फ्यूल के जलने की वजह से, फ्यूल की कंबस्चन की वजह से इस चैम्बर में जो कंबस्चन हो रही है, जो गैसेस जनरेट होती हैं, जब वो निकलती हैं तो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट मिलती है जिसकी वजह से ये ऊपर मूव करता है। तो बच्चों ये जो आपके पास पार्ट होता है ये क्या होता है, दूसरे वाला ये कंबस्चन चैम्बर, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, और ये है आपके पास नोजल। अब अगर कंबस्चन चैम्बर में कंबस्चन हो रही है फ्यूल की, तो वो फ्यूल कहाँ से आ रहा है, वो फ्यूल आ रहा है इसके ऊपर एक पार्ट मौजूद है यहाँ से, ठीक है, जिसमें हमने फ्यूल भरा हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्यूल टैंक होता है रॉकेट में, फ्यूल टैंक। अब मैंने आपको बताया कि ये वो वाला फ्यूल नहीं होगा जो आमतौर पे आप अपनी व्हीकल्स में यूज करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट होगा बच्चों। ये फ्यूल दो टाइप का हो सकता है जो रॉकेट में यूज होता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। आपकी बुक में जो एग्जांपल है रॉकेट की उसमें लिक्विड फ्यूल यूज हुआ है, और वो लिक्विड फ्यूल कौन सा है, वो लिक्विड हाइड्रोजन है जो एज अ फ्यूल इस रॉकेट में यूज हो रही है, लिक्विड हाइड्रोजन गैस, ठीक हो गया। अब आपको पता है रॉकेट तो ऊपर जा रहा है और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाते हैं हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में कम होती जाती है, और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है आपने पढ़ा हुआ है जो कंबस्चन में हेल्प आउट करती है। जैसे आपकी गाड़ियां, आपकी व्हीकल जब रोड पे चलती हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रही हैं। लेकिन जब रॉकेट ऊपर जाएगा, हम उसे स्पेस में अगर भेजना चाहते हैं, बहुत हाइट पर भेजना चाहते हैं, तो वहाँ तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, कंबस्चन कैसे होगी वहां पर, उसके लिए जाहिर बात है हमें खुद उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसको बना दिया स्पेशली रॉकेट में, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर टैंक, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडाइजर टैंक में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है जो फ्यूल की बर्निंग में या कंबस्चन में हेल्प आउट करती है, क्योंकि फ्यूल जलेगा तो रॉकेट ऊपर मूव करेगा ना। ऑक्सीडाइजर टैंक, तो ऑक्सीडाइजर टैंक में जो गैस यूज होती है वो होती है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है।
बच्चों पर्पस क्या है इस रॉकेट का? इसका पर्पस होता है, अगर हम किसी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन की आसानी के लिए मुख्तलिफ एरियाज में, कंट्रीज में, या फिर हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स कोई स्पेस में मौजूद हैं जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कोई सामान भिजवाना है, या खुद एस्ट्रोनॉट मूव करना चाहते हैं ऊपर, तो वो रॉकेट के जरिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट होता है बच्चों, वो ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड, जिसमें हमारा जो है वो लगेज मौजूद होता है, जो जरूरी सामान होता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं, सैटेलाइट हो सकता है, जो भी हमने भेजना है वो इस वाले पोर्शन में मौजूद होता है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है पेलोड, व्हिच कैरी लगेज टू द स्पेस। Satellites, maybe astronauts, और इसमें तो लेते हैं लगेज फॉर रिसर्च, और लगेज फॉर रिसर्च। एक और हम बात अपने टॉपिक की मेन चीजों की तरफ मूव करने से पहले हुई है बच्चों, कि इसका जो वेट होता है या मास होता है रॉकेट का, अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो 80% तकरीबन फ्यूल होता है इसमें, और इसका अपना जो मास होता है रॉकेट का, अगर वो मुहैया किया जाए तो वो सिर्फ 20% ही होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 80% फ्यूल होता है, क्योंकि अगर उसे स्पेस में मूव करना है तो बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए उसको ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है। हम उसको बाद में तो रिफिल नहीं कर सकते, लेकिन रॉकेट का अपना जो मास होता है वो कितना होता है? ओनली 20%। मास ऑफ रॉकेट विल बी ओनली 20%। ठीक हो गया? आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो मल्टी स्टेज रॉकेट की है। रॉकेट की दो टाइप्स हैं, और वो दो टाइप्स कौन सी हैं? दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सिंगल स्टेज रॉकेट, सिंगल स्टेज रॉकेट, और मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज में भी 2 स्टेज वाला रॉकेट हो सकता है, और मैक्सिमम अब तक जितने भी रॉकेट्स जो हैं हमारे पास वो डेवलप किए गए हैं वो 5 स्टेज तक किए गए। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉकेट। अब रॉकेट प्रोपल्शन से क्या मुराद है हम ये देखते हैं। बच्चों रॉकेट जो है ये एक लैटिन वर्ड है, दो लैटिन वर्ड की कॉम्बिनेशन से ये बना है रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। बेसिकली दो लफ्जों का ये मजमुआ है, रॉकेट तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब मसला रह गया प्रोपल्शन समझने का। प्रोपल्शन क्या है? तो बच्चों जो प्रोपल्शन है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वो दो लैटिन वर्ड्स कौन से हैं? प्रो पैलर। प्रो का बच्चों मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक है।
प्रोपेलर का क्या मतलब होता है? प्रोपेलर का मतलब होता है टू ड्राइव और टू मूव समथिंग। तो प्रोपल्शन का क्या मतलब बना? प्रोपल्शन का मतलब होता बना टू ड्राइव समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रॉकेट प्रोपल्शन का क्या मतलब बना? टू ड्राइव रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी? जो अपवर्ड है, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन, तो बेसिकली रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोगों ने देखा है कि रॉकेट हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। टू ड्राइव रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। एक और है हम बात बच्चों, रॉकेट जब ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आपको पता है जो भी चीजें हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उनको थ्रो करते हैं, ग्रेविटी की वजह से दे टेंड टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। क्योंकि ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो नेचुरली जमीन की तरफ आने की कोशिश करती हैं चीजें, अनलेस अनटिल कि हमें इतनी इनिशियल वेलोसिटी ना देते हैं, जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, कि ग्रेविटी के इफेक्ट से ही ये बाहर चली जाए। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, एस्केप वेलोसिटी उसको नहीं दी कि वो ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर जा सके, तो फिर ये नेचुरल है कि ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो बच्चों जब रॉकेट ऊपर मूव करेगा तो अल्टीमेटली ग्रेविटी इस पर भी एक्ट करेगी और कोशिश करेगी कि रॉकेट नीचे की तरफ आए। अब जब रॉकेट मूव करना शुरू होता है तो आपको पता है उसी वक्त इसका तकरीबन 80% फ्यूल जो है, मैक्सिमम जो है फ्यूल की कंबशन हो जाती है। फिर ये मूव कैसे करता है? ये नीचे क्यों नहीं आता? अगर ये नीचे आ जाए, हमारा मकसद वो तो हो गया रॉकेट की कंस्ट्रक्शन का, हम जो भी उससे पर्पस फुलफिल करना चाहते थे वो तो ना रहा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया होता है, हम लोगों ने यहाँ पर आप सपोज कर लें छोटे छोटे टैंक्स जो हैं दोनों तरफ, वो बच्चे जुड़े होते हैं इसके साथ, जिनको आप कहते हैं प्रोपेलर्स। ये बहुत सारे होते हैं प्रोपेलर्स। आप इनको यूं समझ लें कि जैसे ये स्मॉल टैंक्स हैं। ये क्या करते हैं, इनमें भी गैसेस फील होती हैं। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर मूव करता है, इनमें से भी गैसेस जो है वो इमिट आउट होती हैं। जब गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमिट आउट होंगी तो वो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट देंगी। थोड़ी सी हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, एक प्रोपेलर गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, इसने भी थ्रस्ट लगाई, वो गैसेस भी थ्रस्ट लगा रही थी, बल्कि गैसेस तो 80% हमारी कंबस्शन हो गई उस मोमेंट में जब रॉकेट ने चलना शुरू किया। तो अभी इसके ऊपर कैसे जाना है? इसने प्रोपेलर्स की मदद से ही ऊपर जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये प्रोपेलर जब खाली होगा ये भी गिर जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगला प्रोपेलर खाली होगा वो भी गिर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोपेलर जो है दरअसल इसको ऊपर डायरेक्शन में मूव करने में मदद देते हैं, जिनमें गैसेस फील होती हैं। इसको ये प्रोपेलर्स एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक और अहम बात बच्चों, अगर ये प्रोपेलर्स हैं और इनका जो बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है, वो किसी मेटालिक मटेरियल का बना हुआ है, तो जब ये गिरेंगे किसी रेजिडेंशियल एरिया में तो ये डैमेज ना करें, इसीलिए रॉकेट्स जहाँ भी लॉन्च किए जाते हैं इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल एरिया ना हो, ठीक है। समंदर के ऊपर या ऐसे खाली जगह पर जाकर रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है ताकि प्रोपेलर्स के गिरने से खुदा ना खास्ता नुकसान ना हो, ठीक है बच्चों। तो हम समझ रहे थे कि रॉकेट प्रोपल्शन क्या है। रॉकेट प्रोपल्शन से मुराद है रॉकेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। अब बच्चों मैं बात कर रही थी कि प्रोपेलर्स की मदद से इसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलती है। अब जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर मूव करेगा रॉकेट, ग्रेविटी तो इस पे कांस्टेंट एक्ट कर रही है जब तक ये ग्रेविटी की रेंज से बाहर नहीं निकल जाता, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हम चाहते हैं कि हमारे जो रॉकेट की वेलोसिटी डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो। और इंक्रीज भी किस तरह, इंक्रीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ना करे, क्योंकि अगर रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा और ग्रेविटी के इफेक्ट से कभी निकल ही नहीं सकेगा। तो हम स्पेस पे कैसे भेजेंगे उसको, ठीक है। अब अगर जमीन के ऑर्बिट में यानी अर्थ के ऑर्बिट में हम कोई सैटेलाइट उसके जरिए छोड़ना चाहते हैं तो वो पर्पस भी फुलफिल नहीं होगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज तो करे लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करे, यानी क्या हो, उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो। क्या हो? एक्सेलरेशन जनरेट हो। जब रॉकेट में एक्सेलरेशन जनरेट होगा जब भी वो ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर निकलेगा और स्पेस में जा सकेगा। तो हम अब देखते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन कैसे जनरेट होता है रॉकेट में अपवर्ड मूवमेंट के लिए।
एक्सेलरेशन किस तरह से जनरेट होता है? जो गैसेज एग्जॉस्ट हो रही हैं, निकल रही हैं, आप सपोज कर लें बच्चों कि उनका मास है, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज, वो है m डैश। अब मैंने m डैश क्यों कहा मैं भी आपको बता। अच्छा, और जो वेलोसिटी है उन गैसेज की, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज, वो आप प्लीज सपोज कर लें बच्चों। इनिशियली जब आपके पास अभी रॉकेट ने मूव करना नहीं शुरू किया था, तो ऐसी सूरत हाल में क्लास उस मोमेंट पर जब रॉकेट ने भी मूव करना शुरू नहीं किया था, और जो गैसेस थी वो रेस्ट पर थी, यानी जो इनिशियल मोमेंटम होगा गैसेस का वो क्या होगा? जीरो, जब रॉकेट ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू नहीं की थी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था? जीरो। लेकिन जो ही इसने अपवर्ड मूव करना शुरू किया और कुछ वेलोसिटी के साथ गैसेस वहां से जो थी वो इमिट आउट हुई, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम था किसका? गैसेस का, वो क्या है? m डैश v। बच्चों जो जो टाइम गुजरता जाएगा, जो गैसेस की क्वांटिटी है वहां से इमिट आउट होने की वो बढ़ती जाएगी, फ्यूल बर्न होता जाएगा, कंबस्शन होती जाएगी, वो इमिट आउट होता जाएगा, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मैंने ये इम्पल्स वाले टॉपिक में आप लोग को पढ़ाया था कि मोमेंटम और फोर्स किस तरह से रिलेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे ही मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकती हूँ F इज इक्वल टू डेल P बाय T। पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में, और डेल P आपको पता है हम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ Pf माइनस PI डिवाइडेड बाय T, और PI की मेरे पास क्या वैल्यू है? Pf की m डैश v माइनस 0 डिवाइडेड बाय T। तो आपके पास बच्चों ये क्या बनेगा? m डैश v बाय T। ठीक हो गया? थोड़ा सा गौर करें, ये देखिए ये टर्म पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, ये तो मैथ्स का सेकंड है, ऐसे ही है ना। तो आपके पास फोर्स होती है, दरअसल वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो मैं इसको यूं लिख दूं F इज इक्वल टू mv। ये m है, m डैश नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि m डैश बाय t बराबर है मेरे पास m के, p को खत्म करने के लिए। ठीक हो गया? तो आपके पास फोर्स किसके बराबर आ गई? mv के बराबर आ गई। ठीक हो गया बच्चों? अब ये कौन सी वाली फोर्स है? ये वो फोर्स है जो गैसेस लगा रही हैं किस पर? रॉकेट पर। ठीक है, अब रॉकेट ने भी तो रिएक्शन फोर्स लगानी है ना गैसेस के ऊपर, तो अब हम वो वाली फोर्स कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आप ये देखें, आपके पास F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर मैंने कैपिटल M लिया है, कैपिटल M इसलिए कि रॉकेट का मास ज्यादा है गैस के मैसेज से, तो हम उसको कैपिटल M सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर गैसेस ने कोई फोर्स जनरेट की है रॉकेट के ऊपर, तो रॉकेट भी जो है एज अ रिजल्ट उस पर कोई फोर्स लगाएगा। तो हम वो देखने लगे, रॉकेट का मास ज्यादा था इसलिए मैंने इसको कैपिटल M से शो कर दिया है। और आपको पता है ये दोनों जो फोर्सेस हैं आपके पास, एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं, तो ये बराबर होंगी। मैं इनको यूं लिख सकती हूँ, ठीक हो गया बच्चों? तो मैं यहाँ पर लिखूंगी mv इज इक्वल टू कैपिटल ma। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे हमारे रॉकेट के ऊपर जाते वेलोसिटी डिक्रीज ना हो,
वेलोसिटी इंक्रीज हो, और इंक्रीज हो के भी कांस्टेंट ना हो जाए बल्कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करे, ठीक है, यानी इसमें इंक्रीज आता चला जाए। और वेलोसिटी का टाइम के लिहाज से जो इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे कि कैसे उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर मैं इनको इधर ही रहने दूं तो मेरे पास क्या आएगा, mv डिवाइडेड बाय m। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है बच्चों, ये इक्वेशन हमें बताती है कि जूं-जूं रॉकेट का मास कम होता जाएगा, मास कम होने से क्या मुराद है, ये देखिए शुरू में जब जिस मोमेंट पे रॉकेट के ऊपर मूव करना शुरू किया, गैसेस यहाँ से एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए, गैसेस एग्जॉस्ट हुई, इनके प्रोपेलर्स अलग हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता एक हिस्सा जो मल्टी स्टेज रॉकेट होता है ये भी अलग हो जाएगा, उससे जूं-जूं ऊपर जाएगा, थोड़ा और एक्सेलरेट करेगा और हाइट पे जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, और एट दी एंड आपके पास एक पेलोड बच जाता है, ठीक है। तो जो जो रॉकेट का मास कम होता जाता है, रॉकेट की एक्सेलरेशन ज्यादा होती जाती है, और रॉकेट जो है हमारे पास स्पेस में पहुंच जाता है। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ये कंप्लीट होता है रॉकेट प्रोपल्शन का। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो वर्टिकल मोशन है, देखेंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरह से होती है।